Hello students and Jai Hind. I welcome you all to Summer IAS. I hope you all are doing well. सब बहुत खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में सब लगे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम 1 मई 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एज वेल एज अदर एग्जामिनेशंस जिसमें करंट अफेयर्स एंड जनरल स्टडीज़ पूछा जाता है। ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर इस करंट अफेयर में से क्वेश्चन पूछे गए तो किस तरह से क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है, एमसीक्यू किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं एंड मेंस आंसर राइटिंग में अगर आपने इस डाटा का इस्तेमाल कहीं पर करना है तो किस तरह से आप इस डाटा का इस्तेमाल करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें, अच्छे से अच्छे आंसर लिखकर तैयार कर सकें। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, here we begin 1 May 2024 द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इट्स करंट अफेयर्स। तो पहला समाचार ये है कि एस्ट्राजेनिका सबमिशन ऑन कोविड वैक्सीन नथिंग न्यू डॉक्टर्स। मतलब ये कि भारत में डॉक्टर्स ने एक स्टेटमेंट दिया है कि एस्ट्राजेनिका के द्वारा कोविड वैक्सीन के ऊपर जो स्टेटमेंट इशू किया गया है ये कोई नई इन्फॉर्मेशन या कोई नई खबर नहीं है और इसके बारे में सबको पहले से पता है। ये अपनी हेडलाइन है। न्यूज़ क्या है या इसका कंटेक्स्ट क्या है वो आपको न्यूज़ पढ़कर समझ में आएगा। तो न्यूज़ ये है कि दवाइयाँ बनाने वाली एक कंपनी है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसका नाम है एस्ट्राजेनिका। इस कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम के कोर्ट में ये स्टेटमेंट दिया है कि उनकी जो कोविड की वैक्सीन है उसमें उसको लेने के चलते ये संभावना है कि जिस भी व्यक्ति ने वो वैक्सीन लगाई है उसको थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, जिसको शॉर्ट में टीटीएस बोला जाता है, ये होने के चांसेस बन जाते हैं या फिर इसको होने की संभावना बन जाती है। अब ये टीटीएस या फिर ये थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम क्या होता है? तो इसका जवाब ये है कि टीटीएस एक बड़ा रेयर सा साइड इफेक्ट है जिसमें आपके खून में ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है या फिर थक्के जमने लगता है। तो अब ये ब्लड क्लॉटिंग या अगर खून में थक्के आपको जमने लगे तो इसके कंसिक्वेंसेस बड़े लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, आपकी जान पर बना सकती है। या तो आपको स्ट्रोक आ सकता है या फिर ब्रेन में डैमेज हो सकता है या फिर हार्ट अटैक्स वगैरह भी आ सकते हैं। इनफैक्ट 2-3 सालों में 30s में 40s में लोगों को खूब हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, तो उसको लेकर कई लोगों ने शंका जताई थी कि शायद इसकी वजह कोविड वैक्सीन भी हो सकती है। अब जब से ये समाचार निकल कर आया है कि भाई ये टीटीएस करके चीज़ होने की संभावना आपको बढ़ जाएगी अगर आपने एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन लगाई है, तो उसके बाद से और जो है पैनिक की स्थिति बन रही है। अब ये सारा का सारा समाचार जब से निकल कर आया है, जब से ये न्यूज़ ब्रेक हुई है, उसके बाद से हो ये रहा है कि पूरी दुनिया भर में मतलब आप चाहे मीडिया की बात कर लें चाहे सोशल मीडिया की बात कर लें, सब एकदम फट से गए हैं। काफ़ी बड़े लेवल पर जो है अब एस्ट्राजेनेका का क्रिटिसिज्म भी हो रहा है एंड बड़े मीम्स वगैरह भी बन रहे हैं, खूब फियर मॉन्गरिंग भी हो रही है, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। भारत के लिए ये न्यूज़ इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि एस्ट्राजेनेका की जो ये वैक्सीन है इंडिया में इसको बेचा गया है कोविशील्ड के नाम से एंड आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत से लोगों ने भी इस कोविशील्ड नाम की वैक्सीन को लगाया होगा। तो जाहिर सी बात है अब ये कंपनी है जिसने कोविशील्ड को बनाई है वो ये बोल रही है कि अगर आपने इसको लगवा लिया तो आपको टीटीएस होने की संभावना है या टीटीएस होने की संभावना बढ़ जाती है, और टीटीएस हो गया तो उसके चलते आपको स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन में इश्यूज हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये समाचार पब्लिक में आया तो बहुत तगड़ा अप्रोर मचा सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत जो है इसको लेकर आप कह सकते हैं काफ़ी तरीके की बातें हो रही हैं, बहुत विवाद विवाद हो रहा है, अजब अजब से मीम्स निकल कर आ रहे हैं और बहुत अप्रोर जो है बन रहा है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं एक डर का माहौल भी बनाने की कोशिश की जा रही है, काफ़ी जो है इश्यूज वगैरह क्रिएट हो रहे हैं और यहाँ से एक बड़ा पैनिक की स्थिति जो है बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसी स्थिति में इस बीच में भारत में डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और उसमें ये बोला है कि एस्ट्राजेनेका वालों ने जो यूनाइटेड किंगडम के कोर्ट में स्टेटमेंट दिया ये कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड इस वार्निंग के बारे में काफ़ी पहले से सबको पता है। इनफैक्ट जब वैक्सीन निकल कर आई थी तब से लोग जो हैं इसके बारे में डॉक्टर्स को तब से जानकारी है। ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मतलब लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि इससे ये हो सकता है, इसके बारे में सबको पहले से जानकारी थी। इनफैक्ट आपका जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसकी एक कोविड टास्क फोर्स बनाई गई थी। इस कोविड टास्क फोर्स के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी डाली गई थी कि ये वैक्सीनेशन का जो पूरा प्रोग्राम करवाना है जिसमें इतनी बड़ी 1 बिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन को आपने वैक्सीन लगवाने, इसकी पूरी जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर थी। अब इस
ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये जो कोविड टास्क फोर्स है, इसके को चेयरमैन ने आके स्टेटमेंट दिया है कि एस्ट्राजेनेका वालों ने कोई नई बात नहीं बोली, ये फैक्ट्स काफ़ी पहले से वेल डॉक्यूमेंटेड हैं, सबको पता है कि इस तरीके की एक संभावना थी। इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके बारे में 2022 और 2023 में बाकायदा लिखा भी है कि टीटीएस होने की एक सर्टेन संभावना, अगर आप ये इनकी जो जेनिका वालों की अगर आप लेते हो वैक्सीन, तो इससे होने की संभावना बनती है। तो ये सारी की सारी बात होने के बाद में भी साथ ही साथ डॉक्टर्स ने ये भी कहा है कि क्लॉटिंग का जो ये इशू है, या फिर इतना बड़ा जो इशू बनाया जा रहा है कि क्लॉटिंग हो सकती है, ये प्रॉब्लम या फिर ये इशू सिर्फ तभी है जब आपने डोज पहली लगवाई है और उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको अगर कोई समस्या होनी होती तो हो जाती है। डॉक्टर्स ने ये बोला है कि हमें पहले से पता था ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और क्लॉटिंग की जो भी समस्या या जो भी इशू था, वो पहली बार जो फर्स्ट वैक्सीन या पहला जो डोज लगना था आपको, तभी होने के चांसेस थे। और उसमें भी पहला डोज लगने के बाद का जो पहला महीना गया है, उस पहले महीने में अगर कुछ होना होता तो हो जाता। अब कुछ होने की संभावना या कुछ होने का डर नहीं है। तो 2024 में आज की तारीख में लोगों को टीटीएस का कोई रिस्क नहीं है। एक तो ये बात इन्होंने कह दी। इसके आगे इनका कहना यह है कि अगर आपने कोविशील्ड लगवा ली है या फिर आपने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवा ली है, तो इसका कोई ये मतलब भी नहीं है कि शॉर्ट 100% अब आपको टीटीएस हो जाएगा और आपके साथ में कुछ ना कुछ होना है। इसके होने की संभावना 1 in 1 लाख के आसपास है, यानी कि 1 लाख में किसी एक आदमी को ही ये चांसेस हैं कि ये हो सकता है। ये बहुत रेयर किस्म का साइड इफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि हर दूसरे आदमी को हार्ट अटैक आने लगेगा, हर तीसरे आदमी को जो है स्ट्रोक आने लगेगा, इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी। जानते बूझते हुए ये खुद भी जो है इस तरीके की वैक्सीन को कभी अलाउ नहीं करते। टीटीएस होने के चांसेस हैं, बट 1 in 1 लाख के आसपास है। ये बहुत रेयर साइड इफेक्ट है, ऐसे हर किसी को नहीं हो जाने वाला, तो इसको लेने से कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर कोई समस्या आनी होती तो पहला डोज लगवाने के 1 महीने के अंदर अंदर आ चुकी होती। वैक्सीनेशन हुआ था 2020 और 2021 में, आज 2024 चल रहा है, तो आज की तारीख में किसी को भी किसी तरीके से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीटीएस वगैरह से भारत की कम से कम जो जनसंख्या है वो पूरी तरीके से बची हुई है। जो भी केसेस आने थे वो 2020 में आ जाते, 2021 में आ जाते, 2024 में मगर टीटीएस का कोई केस अब निकल कर वैक्सीनेशन के चलते तो नहीं आने वाला। ये बात जो है इन्होंने यहाँ पर कह दी है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि जब इस वैक्सीन को इसको बेचा गया था भारत में, जब ये कोविशील्ड को लाया गया था, तो प्रोडक्ट के ऊपर साफ साफ लिखा भी हुआ था कि भैया टीटीएस हो सकता है, इसमें स्पेशल वार्निंग दी गई थी। मगर साथ ही साथ ये भी बोला गया था कि अगर कुछ भी होना होगा तो वैक्सीनेशन लगने के पहले 21 दिनों के अंदर अंदर हो जाएगा। अगर उस बीच में आपके साथ में कुछ नहीं हुआ तो फिर बाद में कुछ भी होने की कोई संभावना नहीं है। ये बात इन्होंने क्लैरिफाई कर दी है। तो ये जो अपना समाचार है, इससे कुल मिलाकर एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो डर बनाने की कोशिश की जा रही है, जो फियर मॉन्गरिंग की कोशिश की जा रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। वो एक व्यर्थ की बात है। इन सारी बातों को आप सुने या फिर तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। खासतौर पे वो मित्र जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई है, अब वो 2020-21 में कोविशील्ड लगी होगी, आज आप बैठ के दिल पकड़ के बैठ जाएं या फिर सर पकड़ के बैठ जाएं और डरने लगें, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इन सारी बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, वैक्सीन लगने के बाद में 21 दिनों के अंदर अंदर आपको जो भी होना था, अगर कुछ समस्या होनी थी तो हो जाती, उस बीच में नहीं हुई तो कुछ भी नहीं होगा। और ये भी ये सारा खेल पहली डोज के साथ में था। उसके बाद में इस तरीके की कोई भी चीज़ होने की कोई संभावना किसी भी तरीके से नहीं है। तो ये जो है अपनी पूरी न्यूज़ है, इसको मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। इसको डिस्कस करने की 2 वजूहत हैं। पहला तो ये कि काफ़ी तगड़े लेवल पर फियर मॉन्गरिंग हो रही है, तो मुझे ये ज़रूरी लगा कि आप लोगों के साथ में इसको शेयर किया जाए। दूसरा, यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ये टीटीएस क्या बला का नाम है, क्योंकि अब इसके ऊपर इतना फियर मॉन्गरिंग हो चुकी है, इतना है तौबा मच चुकी है, तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन तो बन ही जाता है। एंड अच्छे खासे चांसेस हैं कि या तो यूपीएससी के किसी पेपर में, या अगर यूपीएससी नहीं तो फिर स्टेट पीएससी में, या फिर जो रेलवे के भी भर्ती आने वाली है, या फिर और जो एसएससी सीजीएल हो गया, या और जो 1 डे के एग्जामिनेशंस होते हैं, किसी ना किसी में ये पूछ लिया जाएगा कि भाई ये जो थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम या टीटीएस जो हाल फिलहाल न्यूज़ में बना हुआ था, ये क्या भला है? तो इसका जवाब है ब्लड क्लॉटिंग है। या फिर इसके चलते क्या हो सकता है? तो जवाब है स्ट्रोक्स, ब्रेन हार्ट अटैक और वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट फिर वही बात है कि 1 लाख में एक आदमी को हो जाए, ये 1 लाख में किसी एक आदमी को होने की संभावना है, और 1 लाख में एक को होगा, इसकी भी बहुत कम चांसेस हैं। बहुत रेयर किस्म का ये आप सिंड्रोम या फिर साइड इफेक्ट होता है, ऐसे हर किसी को नहीं हो जाता। तो ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरी बात कि कोविड की वैक्सीन लेने से इस तरीके की ये टीटीएस होने के चांसेस बनते हैं, प्रोबेबिलिटी है, मगर वही बात आ जाती है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर है। और ये वो भी तब जब पहला डोज लगवाया जाता, उसके 1 महीने के अंदर अंदर, या फिर स्पेसिफिकली अगर बोलना हो तो 21 दिनों के अंदर अंदर कुछ होना हो तो हो जाता, उसमें नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। और
क्योंकि उस टाइम पीरियड में अब वैक्सीनेशन को भी लगभग 2 साल हो गए हैं, तो भारत की जनसंख्या कम से कम पूरी तरीके से ये TTS वगैरह के साइड इफेक्ट से सेफ है। एंड ये भ्रम में या भ्रांतियों में और डर में हमको नहीं फंसना चाहिए। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा इसमें अपने काम का और कुछ नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं सर। अगला समाचार यह है कि भारत को अपने नए नेवी चीफ मिल गए हैं। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी साहब ने 26 नेवल चीफ के तौर पर ज्वाइन कर लिया है, अपना पदभार जो है उन्होंने ग्रहण कर लिया। इन्होंने एडमिरल R हरि कुमार साहब को सक्सीड किया है, जो लगभग 40 साल की अपनी सर्विस के बाद नेवी में से रिटायर हुए। अब एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हमारे 26 नेवी चीफ बने हैं, मैंने उनकी फ़ोटोग्राफ भी यहाँ पर लगाई है। ये नेशनल डिफेंस एकेडमी के पास आउट हैं और उसके पहले ये सैनिक स्कूल रीवा के पढ़े हुए हैं। सैनिक स्कूल रीवा के ये स्टूडेंट थे और उसके बाद फिर ये NDA गए। 1985 में ये नेवी में कमीशन हुए थे और 1985 से आज 2024 चल रहा है, मतलब 39 ईयर्स इनको नेवी में हो गए हैं यूनिफॉर्म में सर्व करते हुए। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इनका पूरा जीवन ही जो है वो यूनिफॉर्म में कटा है। सैनिक स्कूल रीवा का मतलब ये 6th क्लास में इनका एडमिशन हुआ होगा 11 साल 10 साढ़े 10 या 11 साल की उम्र में। तो वहाँ की जो यूनिफॉर्म होती है वो भी, वहाँ की जो ड्रेस होती है वो भी एक तरीके से आर्मी यूनिफॉर्म जैसी होती है टू अ गुड एक्सटेंट। 6-7 साल वो वहाँ पर रहे, उसके बाद फिर NDA क्लियर किया, नेशनल डिफेंस एकेडमी की तगड़ी ट्रेनिंग वगैरह क्लियर करके फिर नेवी में आए। नेवी में ये आ गए होंगे 85 में आए, इसका मतलब इनकी उम्र 20-21 साल से ज़्यादा की नहीं थी और तब से लगभग 40 साल की सर्विस इन्होंने नेवी को दी है। तो एक बड़ा ग्लोरियस किस्म का करियर रहा है एंड बहुत एक आप कह सकते हैं अपने आप में इंस्पायरिंग फिगर हैं। हम सबको इनसे सीखना चाहिए, हम सबको इनसे मोटिवेशन लेना चाहिए। सो वी विश हिम ऑल द बेस्ट। ईश्वर करें कि ये हमारी नेवी को और ज़्यादा प्रोग्रेस के रास्ते पर लेकर जाएं एंड देश की समुद्री सीमाओं की अच्छे से सुरक्षा करें। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। ये बड़ा एक स्टैटिक GK का क्वेश्चन बनता है। UPSC में तो खैर इसके चांसेस नहीं है कि पूछा जाए, मगर SSC CGL हो गया, रेलवे के पेपर हो गए और जो दूसरे 1 डे के एग्जामिनेशंस हैं उसमें ज़रूर पूछा जा सकता है कि अभी जो हमारे 26 नेवी चीफ बने हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है। एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि जो हमारे नेवी चीफ अभी रिटायर हुए हैं, 25 हमारे जो नेवी चीफ रिटायर हुए हैं उनका नाम क्या है। तो दोनों के नाम याद रखिएगा। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी इज द 26 नेवी चीफ एंड एडमिरल R हरि कुमार वॉज द 25th नेवी चीफ एंड दोनों के दोनों जो हैं उनका बहुत अपना ग्लोरियस नेवल करियर रहा है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा इसमें से अपने काम का और कुछ नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं सर। अगला समाचार भी स्टैटिक GK के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से स्टैटिक के कुछ क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। समाचार यह है कि 2025 में बैडमिंटन की वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप होस्ट करने का अधिकार जो है भारत को दिया गया है। इसकी मेज़बानी भारत को सौंपी गई है। ये घोषणा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा की गई है। उसमें इन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई 2025 में भारत जो है ये आपका वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कराएगा। ये ऑर्गेनाइज कहाँ पर होने वाली है, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है गुवाहाटी में। एंड ये सिर्फ दूसरी बार है, इट इज़ सेकंड टाइम जब इंडिया में ये चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। इसके पहले 2008 में पुणे में इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था और तब इसको साइना नेहवाल ने जीता था। इनफैक्ट तब साइना नेहवाल पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी, पहली भारतीय बैडमिंटन की खिलाड़ी बनी थी जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप को जीता था। एंड बाद में तो खैर साइना नेहवाल अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम बन गई बैडमिंटन का, तो उनके बारे में आज की तारीख में सभी जानते हैं। बट तब ये एकदम से लाइमलाइट में आई थी। मुझे अच्छी तरह याद है, तब मैं स्कूल में था तो न्यूज़पेपर में इनका जिक्र आया था कि पहली आपकी जो है खिलाड़ी हैं, पहली वुमेन हैं जिन्होंने इस टाइटल को जीता है। तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि बड़ा प्रेस्टिजियस एक इवेंट है, इसको ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं इससे ये भी साबित होता है कि हम वर्ल्ड लेवल के जो इस तरीके के दूसरे इवेंट्स हैं इनको ऑर्गेनाइज कराने की अब हमारी क्षमता है। हमारे यहाँ इस तरीके का बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इस तरीके के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए जा सकते हैं। एंड इससे ज़्यादा ज़रूरी बात ये कि अब इस तरह से अगर आप ये वर्ल्ड बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप हो गई या इस तरीके से टेनिस हो गया या दूसरे इवेंट्स जब आप ऑर्गेनाइज कराओगे तो हमारे युवा जो हैं वो भी इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे एंड इसी के साथ साथ ये खेल जो है वो पॉपुलराइज होंगे। तो आज की तारीख में जो भारत की जो स्थिति है कि हमें ओलंपिक्स में बहुत सारे आपके जो इवेंट्स हैं उसमें मेडल्स मिलते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं ये सूखा भी खत्म होगा और धीरे धीरे दूसरे आपके जो खेल हैं जैसे बैडमिंटन हो गया, हॉकी में हमारी जो स्थिति बहुत अच्छी भी नहीं चल रही है, टेनिस हो गया और आपका शॉर्टपुट हो गया, डिस्कस थ्रो हो गया, इस तरीके के जो अलग अलग इवेंट्स होते हैं इसमें जब हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे और मेडल्स जीतने की फिर संभावना बनेगी तो जाहिर सी
बात है, इससे देश का भी जो है नाम ऊंचा होता है। और उसके पीछे कहीं ना कहीं ये बहुत छोटे लेवल पर अगर देखा जाए तो ये सारे इवेंट जिम्मेदार होते हैं, जिनके ऑर्गेनाइजेशन के चलते देश में युवाओं का इन खेलों के प्रति एक इंटरेस्ट जागता है, लोग फिर स्पोर्ट्स के बारे में एक करियर के तौर पर थोड़ा सीरियस होने लगते हैं, और उसके बाद फिर चीज़ें जो हैं होती हैं। बहरहाल अब ये जो समाचार है इसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे काम की क्या क्या खबरें बनती हैं तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो 2025 का वर्ल्ड बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप होने वाली है वो कहाँ होने वाली है। तो जवाब हो जाएगा भारत में, प्यारे देश भारत में होने वाली है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि 2025 में वर्ल्ड बैडमिंटन जूनियरशिप जो वर्ल्ड बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप जो होने वाली है ये इंडिया में कहाँ होने वाली है। तो इसका जवाब हमको याद रखना है, गुवाहाटी में। और तीसरा, ऐसा नहीं कि पहली बार आपकी ये जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया में हो रही है, इसके पहले भी एक बार हो चुकी है 2008 में पुणे में, दूसरी बार ये करवाई जा रही है। ये भी पूछा जा सकता है कि पहली बार कहाँ हुई थी, तो 2008 पुणे याद रखना पड़ेगा। और पहली भारतीय या पहले भारतीय मेल या फीमेल जो भी है, पहला भारतीय इंडियन जिसने ये बैडमिंटन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती थी वो कौन था। तो जवाब हो जाएगा सानिया नेहवाल। तो इतने 4-5 सवाल इस न्यूज़ में से अपने बनकर तैयार होते हैं स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेलवे के एग्जामिनेशन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल हो गया, आरबीआई हो गया, और इसके अलावा और जो दूसरे आपके स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन हो गए, जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि बिहार की पीएससी का शायद नोटिफिकेशन आएगा एग्ज़ाम के, ये आपका जो ये पूरा इलेक्शन होने वाला है इसके बाद में। तो इन सब के लिए ये न्यूज़ बहुत काम की है, इसमें से हाई चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ पूछा जाए, तो इसको प्रिपेयर करिएगा अच्छे से, इसको याद रखिएगा। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़, आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। आज के न्यूज़पेपर में इससे ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट या रेलेवेंट करंट अफेयर्स नहीं थे। बाकी जैसा कि आप जानते ही हैं कि इलेक्शन चल रहा है तो सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ भरी पड़ी थी और वो एग्जामिनेशन में पूछी नहीं जाएंगी, इसलिए अपने लिए रेलेवेंट नहीं थी। बाकी जो एडिटोरियल्स वगैरह हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उसके लिए मैं आपको एक अलग डेडिकेटेड सेशन दूंगा, क्योंकि वो जनरली सिर्फ यूपीएससी के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके काम के होते हैं, और ये वीडियोस करंट अफेयर के दूसरे एग्जामिनेशंस के बच्चे भी देखते हैं, जिनके लिए वो आर्टिकल्स वाले वीडियो किसी या आर्टिकल्स वाला डिस्कशन कुछ खास मायने नहीं रखता, इसलिए मैंने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो यूपीएससी वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आर्टिकल्स का मैं एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। इनफैक्ट आज के न्यूज़पेपर में जो ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बहस छिड़ी हुई है, इसके ऊपर एक बड़ा डिटेल आर्टिकल आया था, तो उस पर मैं एक वीडियो बना भी रहा हूँ, तो वो भी आप देखिएगा, ट्यून इन रहिएगा, वो आपके बहुत काम का है। बाकी करंट अफेयर में इससे ज़्यादा आज के सेशन में कुछ और रेलेवेंट नहीं था। तो इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे, कंक्लूडिंग द सेशन। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, जब आपके साथ में मैं 2 मई 2024 के करंट अफेयर्स डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके दूसरे फ्रेंड्स एंड जानने वाले जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, जनरल स्टडीज़ पूछी जाती है, उनको भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें, उनके साथ में भी इसे शेयर करें, एंड इस वेंचर का जितना हो सके उतना फ़ायदा उठाएं। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और याद रखिए समर शेष है, द वॉर इज़ येट नॉट ओवर। लड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।